को शुभ दोपहर। हम लोग अब दोपहर में प्रवेश कर गए हैं। सुबह के दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और कल मैंने आपको बताया भी था कि कृष्णाष्टमी है, हमको पता है। शाम के समय में तो 8 बजे से पहले आप छूटते नहीं, इसलिए विशेष व्यवस्था की गई। हर चीज का रास्ता निकलता है और इसी कड़ी में आज चूंकि सुबह के सत्र में केमिस्ट्री की शुरुआत हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि सब में तो एक ही केमिस्ट्री पढ़ना है, कोई आपकी परीक्षा में तो अलग केमिस्ट्री रहता नहीं है, तो क्यों नहीं केमिस्ट्री की भी शुरुआत कर ही डालूं। और आज केमिस्ट्री की भी आपने शुरुआत कर दी है। रणनीतिक परिचर्चा आपने पढ़ लिया है और केमिस्ट्री से भी आपकी परीक्षा में 7-8 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। हम लोग इसी कड़ी में अपने योजना के अनुसार 2 खंड पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से ही कक्षा में हूं और लगातार अभी 1-1:15 बजे तक कक्षा लिया, फिर 10 मिनट रेस्ट लिया। और आज हम ज्योग्राफी की कक्षा को पहले आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद बायोलॉजी की कक्षा में कोशिका की आज शुरुआत कर देते हैं। और तदुपरांत यदि आप लोग तैयार रहें तो रात में ऑनलाइन करंट की कक्षा मैं ले लूंगा, यदि आप लोग मतलब बुरा ना माने तो। नहीं सर, बुरा मान जाएंगे, चूंकि आज कृष्णाष्टमी है, आज छोड़ दिया जाए सर, तो बात ही अलग है क्या, इसको ये बुरा मान रही है लगता है। तो चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। पहले तो वीडियो बनाना पड़ेगा, बन जाएगा तो फिर मैं आपको सूचना दे दूंगा। हम लोग इसी कड़ी में ज्योग्राफी देख रहे थे, एक इंपॉर्टेंट भाग ज्योग्राफी, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट खंडों में से एक हम नदियां पढ़ रहे थे। हम भारत की नदियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ चुके हैं और साथ में हिमालय से निकलने वाली जो बिहार की नदियां हैं, कोसी, सोन, कर्मनासा, फल्गु, बहुत सारी नदियों को भी बिहार के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग देख रहे हैं। और बिहार के पर्सपेक्टिव में हमने अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत बुरा लगा कि जब मैं पूछ रहा था कि गर्म कुंड में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ये बड़ी खेद का विषय है कि जब कोई चीज पढ़ ले तो उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और किसी ने उत्तर नहीं दिया कि उसमें खनिज लवण और सल्फर की मात्रा अधिक होती है और इसीलिए चर्म रोग भी ठीक हो जाती है। खैर, वो तो कहते हैं कि जितना आप पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा, जितनी मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सब, 17 साल 18 साल का बच्चा सब कुछ इतना अच्छा है, जैसे उधर विवेक बैठता है, इतना अच्छा से जवाब देता है, हर क्वेश्चन का जवाब देता है। जब भी जो चीज वो पढ़ लेता है उसका जवाब जरूर देता है। स्वाभाविक है कि ऐसे छात्र आगे बढ़ जाते हैं, उस सब बिंदु तक पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग ज्योग्राफी में आज हिमालय नदी तंत्र को नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ लिए कल। भारत की नदियों को हम लोग पढ़ लिए हैं। भारत की नदियां, आज की कक्षा हमारी क्या है, भूगोल की कक्षा है। और भारत की नदियां या अपवाह तंत्र को देखेंगे, ठीक है। आज हमारी कक्षा का भाग 3 है। कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, भाग 3 है। याद कर रहे हैं ना अभी, हाँ, टॉप करना है आपको, ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब कक्षा कीजिए। तो भाग 3 में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आज की कक्षा का विषय हमारा क्या है, 5 नदी ही पढ़ना है इसमें मुख्य रूप से। तो आज की कक्षा हमारी छोटी कक्षा है, क्योंकि बड़ी कक्षा कल हमारी 3 घंटे की लगातार थी। 3:30 बजे से लगभग शुरू किए और लगभग 6:30 के तक हम लोग 2.5-3 घंटा उसका, यदि आप अरिथमेटिकल एनालिसिस करें तो 2.5-3 घंटे हम लोग हिमालय नदी तंत्र और बिहार का विशेष संदर्भ में हम लोग पढ़े थे। पहला दिन मैंने बताया था कि नदियां क्या है, और नदियों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र की विशेषता मैंने पढ़ाया था कि हिमालय नदी तंत्र की क्या भौगोलिक विशेषता होती है। फिर इसी कड़ी में मेरे द्वारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषता पर भी ध्यान रखा।
मैंने बताया कि हिमालय नदी तंत्र लंबी लंबी होती है, शताबानी होती है, गार्ज का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है, विसर्प आकार में बढ़ती है, नहीं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र सब उसका उल्टा था, छोटी होती है। सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी उसकी गोदावरी है, ठीक है, जो 1450 किलोमीटर लगभग है। भारत की, दक्षिण भारत की इसको गंगा कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो छोटी छोटी होती है, सदाबानी नहीं होती, सीधे बहती है। हमारे हिमालय नदी तंत्र क्या है, ऐसे ऐसे करके चलती है, नहीं। कल भी आपको हिमालय उसका गंगा का चित्र बनाया था और उसको बताया था कि ऐसे ऐसे करके बहती है। हमारी हिमालय नदी तंत्र ऐसी बहती है, जबकि ये सीधे बहती रहती है। कौन? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ऊपर से जब आप सैटेलाइट से पिक्चर लीजिएगा तो आपको अंतर पता चल जाएगा। या प्लेन में बैठे हैं तो हिमालय नदी गंगा को देखिए तो ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में देखेंगे कृष्णा को, महानदी को, गोदावरी को, ठीक है, कावेरी को, तो ये सब नदियां आपकी क्या है, सीधी बहती है, छोटी होती है। तो हम आज की मेरी कक्षा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से ही संबंधित है। तो स्टार्ट करें, लिखेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी और बड़ी नदी, सबसे लंबी और बड़ी नदी, सबसे लंबी और बड़ी नदी गोदावरी है, गोदावरी है। सबसे लंबी और बड़ी नदी गोदावरी है, जिसे 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 दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, जानते हैं। कल इसके विषय में मैंने, कल नहीं परसों मैंने इसके विषय में सारी बात पढ़ा दी थी ना, कि ये कहां से निकलती है, तो नासिक से निकलती है, सब लिखा हुआ है कॉपी में। नासिक से निकलती है, त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ये भी बताया था। ये भी बताया था कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये भी बताया था कि इसकी जो सहायक नदी है, बाहबा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, नहीं, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा, इंद्रावती और गोदावरी, इतनी सारी सहायक नदी है, सब परसों की कक्षा में लिखी हुई है। इसके अलावा मैंने यह भी बताया था कि ये एक जगह है जहां तंबाकू अनुसंधान केंद्र है और उसका नाम है राजा मुंदरी। वहां पर यह नदी जो है वो कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहत डेल्टा का निर्माण भी करती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट फीचर था कि दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह भी एक यूनिक फीचर था जिसकी जानकारी कहां, किस स्थान पर, तो राजा मुंदरी नामक स्थान पर ये बनाती है। तो गोदावरी आपकी कंप्लीट, वो परसों की कक्षा में ही कंप्लीट हो गई थी। दूसरा नदी लिखेंगे, दूसरा लिखिए कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा नदी पूर्व की दिशा में बहने वाली, पूर्व की दिशा में बहने वाली, पूर्व की दिशा में बहने वाली यह दूसरी प्रायद्वीपीय, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है।
कुल्लू किस घाट में है? कुल्लू घाटी हिमाचल में है। पुग घाटी किस राज्य में है? सर राज्य में नहीं है, लद्दाख में है। आशा है समझ रहे होगे। इस तरह से भी आपको दे सकता है कि निम्नलिखित में से असुमेलित चुने। 4 घाटी दे दिया या 4 भौगोलिक जो शब्दावली है वो दे दिया, स्टेट दे दिया, तो याद रहेगा कि महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां? महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहां? महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये भी दे सकता है, नदी दे देगा, उद्गम दे देगा, कहेगा असुमेली चुने, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी गोदावरी, वहां पर कृष्णा देगा तो असुमेलित हो गया ना। महाबलेश्वर की पहाड़ी कृष्णा, वहां पे गोदावरी दे देगा तो असुमेलित हो गया ना। तो रट लेना है कि कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है कि नहीं? इसकी कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 1400। किसकी? कृष्णा की। कृष्णा पहला तो पढ़ लिए, गोदावरी, दक्षिण की गंगा, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसीलिए दोबारा नहीं बताए हैं। ज्यादा दिन हो जाता है तो 2 बार 3 बार भी लिखवा देता हूं। इसलिए कोई भी छात्र जो थोड़ा सा भी कंसस रहेगा वो मेरे पास पास कर ही जाएगा। अब रटिएगा ही नहीं, याद ही नहीं कीजिएगा तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात आ जाएंगे तो भी कठिनाई होगी। याद तो करना ही पड़ेगा। कृष्णा नदी में क्या लिखे? उद्गम स्थल कहां है? महाबलेश्वर, है ना। महाबलेश्वर की पहाड़ी। दूसरा क्या है? ये महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां है? दूसरा क्या है? यह है आपको महाबलेश्वर की पहाड़ी के बाद है 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे, अभी लिखे है ना, दूसरी लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है कि नहीं? दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये इसको याद रखना है। तीसरा, चौथा बिंदु लिख देंगे। इसकी सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है। कोयना, सहायक नदी कौन कौन है? कोयना, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानंदा। याद रहा तब ना, नहीं याद रहा तक वहां परीक्षा भवन में कृष्णा कावेरी, कावेरी कृष्णा चलता रहेगा द्वंद्व। अंत में जिसपे मन होगा उसपे मार दीजिएगा, गर्व हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कि कृष्णा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, वर्धा, भीमा, कोयना। तो आज ना, अभी ना, कल परसों तरसों गायब, ठीक है कि नहीं? इसलिए उसको बैठ करके याद कीजिए। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट फिर लिखेगा, इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक कर्नाटक में। इस नदी का सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र, सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र कल बताए थे सब। पहला दिन तो यही सब हम बताते हैं, जलग्रहण, जल संभर, जल विभाजक, ये सब क्या होता है। जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक कहां? कर्नाटक में।
इसके बाद आंध्र प्रदेश और तब महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ध्यान में रखें कि इस नदी पर कई बांध है। जैसे इस नदी पर कई बांध है। बराबर रिपीट क्वेश्चन है। कौन बांध है उदय बाबू? श्रीशैलम। इस पर कई बांध है। कौन कौन सा बांध है? हाँ, श्रीशैलम। श्रीशैलम, श्रीशैलम, अलमट्टी, अलमट्टी। अब तो इसका महत्व कम हो गया, नहीं तो एक समय में अलमट्टी के बिना कमीशन का क्वेश्चन तैयार नहीं होता था। अलमट्टी या नागार्जुन सागर बांध के बिना कमीशन का क्वेश्चन तैयार ही नहीं होता था। ठीक है, तीसरा है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध, ये तीनों बांध याद रखना। ये तीनों क्या है? तीनों बांध याद रखना। श्रीशैलम, अलमट्टी, नागार्जुन सागर। श्रीशैलम, अलमट्टी, नागार्जुन सागर। ओके, श्रीशैलम, अलमट्टी, नागार्जुन सागर, ये तीनों बांध को याद करके रखे रहिए। इसमें नागार्जुन सागर एक टाइगर रिजर्व भी है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 55 करीब टाइगर रिजर्व है देश में। ठीक है कि नहीं? और उसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? सबसे पहला है जिम कॉर्बेट और सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर। अभी एनवायरमेंट चल ही रहा है, उसमें भी पहुंचेंगे ही टाइगर में। अभी तो हम लोग कहां पे हैं? इकोसिस्टम पायरामिड में। कल क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम पायरामिड तक पहुंचे हैं। ठीक है कि नहीं? तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। हालांकि 5 क्लास 2 क्लास में भी हो सकता था, लेकिन आराम से आधा घंटा पौन घंटा कर करके तोड़ तोड़ के देखेंगे, 10-20 क्लास में वो समाप्त हो जाएगा। उसी समय हम लोग टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे। हालांकि टाइगर के विषय में बताए हैं हम, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। टाइगर के विषय में मैंने बताया कि राष्ट्रीय पशु के रूप में हम उसको जानते हैं वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत। तो टाइगर के विषय उसका जूलॉजिकल नेम भी बताया है, पैंथेरा टिग्रिस। बायोलॉजी की कक्षा में ही तो मैंने बताया है। नहीं, कुछ पशुओं का, कुछ मनुष्य का, कुछ पौधे का नाम भी शायद लिखवा दिया हूं आप ही की कक्षा में। हाँ, आप ही की कक्षा लिखाया हूं, अभी तो सुबह में सत्र में शुरू ही किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद करके रखना है। हमारा कृष्णा नदी के बाद तीसरा नदी है कावेरी। और सुन लीजिए, दक्षिण भारत में कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 70% वर्षा तकरीबन हमारी, 2/3 वर्षा हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसे उत्तर भारत में तो पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून अब जाने लगेगा। 15 सितंबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा? चला जाएगा, वापस चला जाएगा, उत्तर पूर्वी में कन्वर्ट कर जाएगा और कोरोमंडल के तट पर नवंबर दिसंबर में बारिश करता है। हम लोग क्या, अभी नवंबर में बारिश होती है, दिवाली छठ में भी कभी कभी बारिश होती है, लेकिन वो भूमध्य सागरीय, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। आप लोग छोटे होंगे, आज से 18 साल पहले 2006 में दिवाली के दिन भी वर्षा हुई थी, याद है? नहीं याद है? इतना छोटा थे, इतना छोटा तो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है कि नहीं? दिवाली के दिन भी वर्षा हुई थी और अच्छी वर्षा हुई थी कि जिसमें दीप भी जल्दी नहीं
जल पाया था। 2006 की बात मैं बता रहा हूं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो कहां गया जी? अच्छा, मूल बिंदु यह है कि हम लोग कावेरी में, कावेरी नदी में है। हम लोग किस नदी में? कावेरी नदी में। तो लिखिएगा कावेरी नदी, पहले लिख लो। दक्षिण भारत की एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट है यह, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें सालों भर जल रहता है, सालों भर जल रहता है। सालों भर जल रहता है। क्यों? क्योंकि यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून मिलता है। इस कारण से यहां सालों भर मानसून रहता है। ठीक है। माने कावेरी का जो ऊपरी क्षेत्र है, कावेरी के ऊपरी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव है, और कावेरी के निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून का है। एनसीईआरटी लाइन है, उसको भूलिएगा नहीं। यह है निम्न क्षेत्र और यह है उच्च क्षेत्र। और स्वाभाविक है कि दोनों मानसून यहां पर मिल जाता है, तो जिसके कारण दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? पूछेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि देखिए पहला लाइन सर उद्गम कुछ नहीं लिखा है, सबसे पहला लाइन लिखा है, क्योंकि यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है। कावेरी जल विवाद और कावेरी सालों भर पानी, और तब आइए उद्गम में। तो लिखिए इसका उद्गम स्थल कर्नाटक का ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो याद हुआ कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां? महाबलेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, कुल्लू की पहाड़ी, अरुणाचल, हिमाचल, कुल्लू की पहाड़ी, पुग घाटी, लद्दाख, और मणिकर्ण, हिमाचल का मणिकर्ण और हिमाचल का पुग किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। कल आप लोग को भेज भी दिए थे, जब हमको 11 साढ़े 11 बजे रात में प्रकाश जी ने भेजा, उसके बाद हम भेज भी देते हैं आप लोगों को, चूंकि फिर अगले दिन नए सिरे से अगला काम शुरू हो जाता है सुबह से, और 12-1 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं रहती 1 बजे तक कि हम उस पर काम कर सके। 5-7-10 मिनट का इसी तरह का ब्रेक रहता है। तो फिर रात में ही कोई ऐसी जानकारी होती है, इसलिए किसी को कोई काम रहता है तो कहते भी है कि रात में भेजना, रात में मिलो। ठीक है कि नहीं? आराम से बात होगी। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से क्या निकलता है? अभी पढ़े थे ना, कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से सह्याद्री या महाबलेश्वर कृष्णा, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी। अब लिखो दक्षिण भारत की यह चौथी सबसे लंबी नदी है, 800 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी नदी है 800 किलोमीटर।
800 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी 56% तमिलनाडु में, 56% तमिलनाडु में, 56% तमिलनाडु में, 56% तमिलनाडु में। ठीक है, 56% तमिलनाडु में, 41% कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट, और 3% केरल में बहती है, और 3% और 3% और 3% कहां बहती है? केरल में बहती है। भूलेंगे नहीं कि इसकी सहायक नदी अमरावती, भूलेंगे नहीं कि इसकी सहायक नदी अमरावती। ठीक है, क्या लिखे? अमरावती, काबिनी, काबिनी अब भवानी है। अमरावती, इसकी सहायक नदी कौन है? अमरावती, काबिनी अब भवानी है। अमरावती, काबिनी और भवानी है। अमरावती, अमरावती के बाद काबिनी अब भवानी है। ठीक है, भवानी है। किसकी सहायक नदी? किसकी? और निम्नलिखित में से किस द्वीपीय नदी में सालों भर पानी रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपरी क्षेत्र में और निचले क्षेत्र में कोई भी नदी का दो भाग होता होगा ना जी। एक भाग होता है जैसे आपका बागमती, तो किसका लोअर जोन भी होगा और किसका अपर जोन भी होगा। तो अपर जोन में कौन सा मानसून आया? दक्षिण पश्चिम। लोअर जोन में कौन सा मानसून रहा? तो हमेशा पानी उसमें रहता है। इसीलिए एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर। और कौन सी सहायक नदी है? सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, काबिनी, भवानी। किस राज्य में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता है? तमिलनाडु, कर्नाटक। इसलिए कभी कभी पूछता भी है कावेरी जल विवाद का संबंध निम्नलिखित में से दो प्रमुख राज्यों से है। हाँ, वहां पे तमिलनाडु महाराष्ट्र नहीं मार देना, पढ़े तो थे महाराष्ट्र नहीं, जहां एक बार हुआ पढ़े तो थे गया। इसलिए देखे होगे हम सब में प्रतिशत जल ग्रहण क्षमता के आधार पर लिखा दिए हैं कि कहीं भी किसी भी रूप में, चूंकि एनसीईआरटी में इस तरह से तो नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करना होता है। और एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन या तो अपने स्तर से भी कर सकते हैं या मार्गदर्शक के हम तो कर ही देते हैं। अपने से भी आप पढ़ करके भी उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं जब उस तरह का बुद्धि डेवलप हो जाता है तो। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर मेटूर डैम, मेटूर बांध, मेटूर, मेटूर बांध, मेटूर बांध
कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल भागीरथी नदी पर, ठीक है कि नहीं? और सॉरी, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। अब भागीरथी नदी पर कौन है? टिहरी बांध, कल बताए थे, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण है। आगे लिखिएगा, मेटूर लिख लिए, मेटूर पे टिक लगा दीजिए, मेटूर बांध पे टिक लगा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब है, देखिए ये सब तो पूरब में बहती है, ये जितनी नदियां हैं ये सब पूरब में बहती है। एक पूरब में बहने वाली और है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में कई नदियां पश्चिम में बहती है। पश्चिम मतलब अरब सागर में गिरती है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, लूनी है, ये सब पश्चिम में बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियां पूरब में बहती है, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानंदा है। तो ये सब किस में बहती है? पूरब में। तो तीन पढ़ लिए ना, एक पूरब में बहने वाली महानंदा भी पढ़ लो, तो लिखेंगे महानंदा, 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 महानंदा नहीं, महानदी, सॉरी, महानदी, 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 महानदी। यह उड़ीसा के, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के, रायपुर के, रायपुर के, अच्छा एक लाइन लिख लेना कॉपी के ऊपर में कि भारत में सबसे अधिक बांध महाराष्ट्र में। कॉपी के ऊपर में लिख देना, भारत में सबसे अधिक बांध महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात है। ठीक है, कभी आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए महानदी आ जाइए, महानदी में, महानदी आ जाइए। अब लिखिए महानदी में, महानदी में लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। उड़ीसा की जीवन रेखा है, उड़ीसा की जीवन रेखा है, उड़ीसा की जीवन रेखा है, उड़ीसा की जीवन रेखा है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भूलेंगे नहीं कि इस पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बनाया गया, इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया। ठीक है, जो सबसे लंबे बांध में इसकी गिनती होती है, जिसकी गिनती सबसे लंबे बांध में होती है। अब विश्व में ही सबसे लंबे बांध में इसकी गिनती होती है, किसकी? हीराकुंड की। वहां नोट लिख दीजिएगा, नोट में विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री जॉर्जेज बांध चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध चीन का थ्री जॉर्जेज बांध है, थ्री जॉर्जेज बांध, थ्री जॉर्जेज बांध है, थ्री जॉर्जेज बांध है। ठीक है,
आप यदि उड़ीसा की परीक्षा देते रहते तो 2 तथ्य और पढ़ाते, 3 तथ्य, लेकिन चूंकि उड़ीसा की परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा। हीराकुंड बांध की संकल्पना सबसे पहले अंबेडकर ने दिया था, भीमराव अंबेडकर ने, कि उड़ीसा का विकास करना है तो एक बांध की जरूरत है महानदी पर। उस समय वहां के गवर्नर थे लेविस, लेकिन जो पूरा खाका है वो अयोध्या घोषला ने तैयार किया था। लेकिन चूंकि आप परीक्षा कहां का दे रहे हैं, बिहार का, इसीलिए इसका कोई, हाँ, ये हीराकुंड यदि बिहार में होता तो इस तथ्य को हम जरूर लिखा देते। ज्ञान तो अनंत होता है, सिर्फ लिखना नहीं, रेलिवेंट ज्ञान बहुत जरूरी होती है। और इसी कड़ी में इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों में क्या है, तो लिखेंगे इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, हाँ, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में हसदो, 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 जोक, तेल, 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 जोक लिखो ना, जोक, तेल, जोक, तेल, सिहावा, शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ है। कितने नाथ हैं? शिवनाथ। कौन नाथ है? शिवनाथ। ठीक है, कौन नाथ? शिवनाथ। ठीक है, बस इतनी बात आप यदि बचा के रख लेते हैं। महानदी बेसिन के विषय में आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि कई तरह के सीमेंट कारखाना, अल्युमिनियम कारखाना को पानी जो प्रदान करता है, यहां तक कि भिलाई इस्पात संयंत्र को भी पानी यही प्रदान करता है। कौन? महानदी। और सीमेंट कारखाना में हीराकुंड और कोरबा, ये बहुत महत्वपूर्ण अल्युमिनियम कारखाना है, उसको भी पानी यही देता है। हीराकुंड तो कहीं भी रहेगा, उड़ीसा में शब्द ही ऐसा है कि उड़ीसा में रहेगा। लेकिन जो अभी मैंने कहा भिलाई, वो कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो महानदी भी हमारा, तो पूरब की ओर बहने वाली ये 4 नदी नहीं भूलिएगा। कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्लियर हुआ? सबका सहायक नदी याद रखिएगा, उद्गम स्थल याद रखिएगा। कोई बेसिक फीचर है, जैसे हीराकुंड डैम है, सबसे लंबी डैम में उसकी गिनती होती है। तो सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम किस नदी पर? अब अभी मैंने बताया ना कि अंबेडकर 1945 में ही यह संकल्पना दिए थे, जिसका खाका बाद में अयोध्या शुक्ला ने तैयार किया। और उस समय उड़ीसा के गवर्नर लेविस थे। ठीक है कि नहीं? तो इतनी तुमको बेसिक जानकारी तब दे रहे हैं कि जब अभी परीक्षा उड़ीसा वाला देने नहीं जा रहे हैं। उड़ीसा का शिक्षक का परीक्षा होगा। हालांकि सबसे अच्छा पूरे देश में शिक्षक की परीक्षा का आयोजन यदि कोई राज्य कर रहा है तो बिहार है, और सबसे अधिक सीट इसीलिए अभी देख रहे। और सबसे अच्छा पुलिस की बहाली करता है उत्तर प्रदेश। 60 लाख फॉर्म भरा गया है 60,000 सीट के लिए। अब 5 लाख बिहार से है। हर तेलंगाना तक का लड़का, 1-2 लाख लड़का यूपी में जाकर, क्या हुआ जी? ठीक है कि नहीं? उसी तरह से देखते हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए बाहर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से लड़के लड़कियां आकर के डेरा लेके रहते हैं। ठीक है कि नहीं? इसका क्रेज बढ़ गया। मासिक वेतन, अब समय पर वेतन, पहले टीचर को समय पर वेतन नहीं मिलता था। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब क्या है, समय पे वेतन मिलता है। मूल में आ जाइए। मूल कहां है? मूल कहां है? महानदी खत्म। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी लिखेगा। प्रायद्वीपीय तंत्र की, प्रायद्वीपीय तंत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली
नदियां, नदियां, नर्मदा, ताप्ती, माही, माही, लूनी, साबरमती। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती। ठीक है, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, साबरमती। पूछेगा कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। पांचों के अलावा जो देगा वो होगा। ये पांचों जो रहेगा ये सब कहां गिरती है? ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसमें इसको तो बढ़िया से पढ़ लेना, और सबके विषय में नहीं भी पढ़िएगा, जैसे ये तो पढ़ ही लिए हैं। लूनी के विषय में कई बार आपको ऐसे भी बता देते हैं कि लूनी अरावली पहाड़ी से निकलती है और अंतःस्थलीय नदी है, जो मरुस्थल में क्या हो जाती है? लुप्त कर जाती है। लूनी में इतनी बात याद रह जाए, भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी। एक बात याद रह जाए तो यही अपने आप में काफी है। फिलहाल चलते हैं नर्मदा में, तो लिखिएगा नर्मदा। अमरकंटक से निकलती है। हाँ जी, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। कौन है जी? तो क्या हुआ? अरे तो पटाखा फोड़ दो ना, 10 पटाखा लेके रखे रहो। देखो तो जी, ये लोग जाए क्या? हाँ, कहाँ है? जाने दो, अपने चला जाएगा। ऊपर में सर है तो ये लोग जाए। जाओ तो जी, 5-7 लड़के जाओ, 5-7 लड़के जाओ, कुर्सी उर्सी ले लो, कुर्सी उर्सी ले लो। अरे जाओ ना, पहलवान क्या यार, आप तो जाओगे एक छोटा सा बंदर से डरते हो। मारना नहीं, मारना नहीं, जल्दी आना। चलिए, तुम लोग भी जाना चाहती हो? बंदर को नहीं देखी हो कभी? इतना बंदर सब है, इस सबको नहीं देखती हो? आगे चलो, नेक्स्ट। सबसे बड़ा बंदर तो आज ये बैठा है यहाँ। क्या जी? चलो, कहाँ थे हम लोग? कितने बजे ट्रेन है तुम्हारा? आज अच्छा, शाम में अब ट्रेन है। शाम तक पढ़ते रहोगे आज? वाह, देखो कितना महान है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे नर्मदा नदी में। तो लिखो नर्मदा नदी। सबसे पहले लिखिए नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक से पढ़ाए थे ना, 2 नदी निकलती है। कौन कौन सी 2 नदी निकलती है? एक नर्मदा और दूसरा सोन। दूसरा सोन, तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट। अति महत्वपूर्ण है कि इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है।
ठीक है, तीसरी सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, फिर लिखो, इसी नदी पर, इसी नदी पर भाग गया। तुम लोग जाओगे तो भागेगा नहीं, भागा कि नहीं जी? इसी नदी पर, इसी नदी पर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध सरदार सरोवर, प्रसिद्ध सरदार सरोवर, सरदार सरोवर योजना है। इसी नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर योजना है, सरदार सरोवर योजना है। आ जाइए। ठीक है, तो नर्मदा नदी में 3 बातें जाने हैं। भागा कि तुम्ही लोग को भगा दिया? भाग गया, दौरा था, तब तो फिर रुक गया वो अपने, फिर अपने भाग गया। अच्छा अच्छा, तुम लोग जैसा बंदर को देखेगा तो रहेगा। बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। नर्मदा में 3 बातें पढ़े हैं। 2 बातें तो ऐसे ही जानते हो कि नर्मदा कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा पर एक परियोजना पढ़ा है, सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात की जीवन रेखा यह परियोजना है। और दूसरा, तीसरा पढ़ाए हैं, वो याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा है। ठीक है कि नहीं? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा है। यही आपको याद करके रखना है। इसका नर्मदा के बाद आ जाइए, नर्मदा क्या? तापी। नर्मदा के बाद तापी, तापी यह मध्य प्रदेश के मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। कौन कौन निकलती है? और 724 किलोमीटर लंबा है। 724 किलोमीटर लंबा है। अधिकांश भाग महाराष्ट्र और अधिकांश अधिकांश भाग महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती ये कहां गिरती है? अरब सागर। एकदम पूछेगा ही ये क्वेश्चन, पहले भी पूछे भी होगा ये प्रकाश जी, बीपीएससी वाला क्वेश्चन मैं क्या देखी, निश्चित रूप से 2-3 बार पूछे भी है। ठीक है कि नहीं? और इसको याद करके रखिएगा। पिछले वर्ष के प्रश्न को जरूर बनाइए, बराबर मैं कहता हूं 5-10 क्वेश्चन के लाभ की स्थिति आपके साथ होगी ही। देखो पूछा है, गंगा नदी के किनारे कौन अवस्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और फतेहपुर। तो इस विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? इस विकल्प के अनुसार उत्तरकाशी हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी का संबंध किससे है? भागीरथी नदी से है। किससे है? पढ़े थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में टिहरी बांध बनाया गया। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान करके रखिएगा। अभी जैसे सोन गंगा नदी पर बिहार के किस जिले में इसका संगम होता है? कल ही लिखाए थे, पटना। ठीक है कि नहीं? उसको याद करके रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं नदियों से जुड़े हुए
निम्नलिखित में से दिया भी है कि गंगा नदी घाटी की कौन सी उपनदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दिया है पहला ए गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, बी महानदी कृष्णा कावेरी, सी लूनी नर्मदा ताप्ती, डी ए और बी। तो ए और बी नर्मदा लूनी ताप्ती। देखो क्वेश्चन घुमाई हुई है थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। तो एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लोगे। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, अभी पढ़े हो। तेल नदी किसकी है, महानदी की। तेल नदी किसकी है, सब बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक है। तो दक्षिण भारत का, हालांकि छोटी छोटी नदी दिया, अभी लास्ट में अन्य बातों में लिखाएंगे भी, और उसमें पोनानी नदी है, ठीक है कि नहीं, उस विकल्प के अनुसार। तो इस तरह ये दिया है कि यारलुंग जांगवो नदी के को किस नाम से जानते हैं। कल ही पढ़े हो, ब्रह्मपुत्र के नाम से हम यारलुंग जांगवो को जानते हैं, जो तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान। अलकनंदा और भागीरथी निम्नलिखित में से कहां पर उसका संगम होता है, पूछा है, सब बीपीएससी में पूछा है। कहां, तो देवप्रयाग में, कल ही पढ़े हो, ठीक है कि नहीं। तो एक बार यदि आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो उससे भी क्या होता है, आईक्यू आपकी डेवलप हो जाती है। चलिए आगे लिखिएगा, ठीक है। पढ़ लेने से किसी भी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगी। आगे लिखिए, क्या लिखिए, तापी हो गया ना, माही लिख दो। माही एक में एक ही लाइन लिख दो। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी गुड। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरती है, हाँ जी, और अरब सागर में गिरती है। कल भी एक क्वेश्चन आप लोग को मैंने कंसेप्ट के साथ लिखाए थे। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां है, कल ही लिखाए हैं, हरिके बैराज। हरिके बैराज दिया भी है विकल्प में, हथनी कुंड बैराज, रंजीत सागर बैराज, भाखड़ा नांगल। तो कहां है, हरिके बैराज, जो है सतलज और ब्यास नदी का संगम है, ठीक है कि नहीं। और वहीं से निकलती है क्या, सबसे लंबी नहर कौन, इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को सिंचित करती है। और इसीलिए राजस्थान का जो पश्चिमी बेल्ट है वो गेहूं उत्पादक बेल्ट है। तो पढ़िएगा तो सारा उसी के अनुसार क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा ऐसे की ऐसे, नहीं पढ़िएगा तो उल्टा पुल्टा बना के आ जाइएगा। हथनी कुंड पे टिक लगा दीजिएगा, आपको लगा इंदिरा गांधी हथनी कुंड, अब मन में कहीं से हथनी कुंड बैठ गया तो कौन मिटा देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। माही, माही के बाद आ जाइए लूनी, पढ़ चुके हैं। लूनी में लिख दीजिए अरावली के पश्चिम, अरावली के पश्चिम में लूनी, अरावली के पश्चिम में लूनी, लूनी, अरावली के पश्चिम में लूनी, लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। राजस्थान के सबसे बड़ी नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जो जो पुष्कर के समीप, पुष्कर, पुष्कर के समीप सरस्वती और सागरमती धारा से उत्पन्न होती है। जो पुष्कर के समीप सरस्वती, सरस्वती और सागरमती धारा से उत्पन्न होती है, सरस्वती और सागरमती धारा से उत्पन्न होती है, धारा से उत्पन्न होती है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, टिक लगा दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरस्वती और सागरमती धारा से उत्पन्न होती है पुष्कर के समीप। ए लूनी, 2 माही, 3 नर्मदा, 4 महानदी।
क्या मारिएगा? अभी तक पूछा नहीं है ये, इसीलिए याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी भी है, लिख देंगे। यह ध्यान रखें कि यह भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है और अल्पकालिक है, और अल्पकालिक है। अंतःस्थलीय नदी है और अल्पकालिक है, और अल्पकालिक है, अल्पकालिक है। अल्पकालिक का मतलब यह होता है, अल्पकालिक का मतलब यह होता है कि कुछ समय के लिए ही है। और यह कच्छ के, लिख देंगे, यह कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। कभी कभी यह कच्छ के रन में, कभी कभी यह कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, कभी कभी यह कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। बस, तो कौन कौन हो गया? अब आ जाइए साबरमती। साबरमती के किनारे अहमदाबाद है, 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 साबरमती के किनारे अहमदाबाद है। कौन बात है? अहमदाबाद है। इतनी बात याद रह जाए तो बल्ले बल्ले, इतनी बात याद हो जाए तो क्या है? बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हो गया? नोट लिखिए, नोट। नहीं तो नर्मदा के पास लिख दीजिए, नर्मदा नदी है ना जहां, वहां जलप्रपात लिख दीजिए। तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा, नर्मदा नदी पर कपिल धारा और कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदी, नोट नंबर 2। अब आ जाइए, अच्छा वो उस पर चले गए थे। नोट, नोट में लिखिए, प्रायद्वीपीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए इसकी गति धीमी होती है, इसीलिए इसकी गति धीमी होती है। प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसकी गति क्या रहती है? धीमी रहती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, जैसे नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि, जैसे नर्मदा, ताप्ती इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, लिखेंगे कर्णप्रयाग में, हाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी, पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी।
मंदाकिनी, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा बहती है, मतलब मिलती है, बहती है नहीं, मिलती है। अब देवप्रयाग तो लिख लिए थे ना, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, इसका कोड बना लो। जैसे आपका क्या है विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग का कोड क्या बन जाएगा, DAB नहीं हो जाएगा, D से धौली गंगा, A से दूसरा है पाक, P से पिंडार, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, तो ये हो गया विष्णुप्रयाग, ये हो गया कर्णप्रयाग। ठीक है। अब तीसरा कोड बना लीजिए मार रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। और चौथा कोड पढ़े थे कल, बाद देवप्रयाग, D से, हाँ लेकिन याद रखना होगा, D से देवप्रयाग, र से रुद्रप्रयाग, क से कर्णप्रयाग, नहीं B से विष्णुप्रयाग, ये शब्द याद रहना चाहिए, तो कभी भूल ही नहीं पाओगे। बाद तो BAD, तो B से भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा सब में है, ये ध्यान रखिएगा, अलकनंदा सब में है, और इसको याद करके रखिएगा। मिलाने वाले में हो सकता है कभी दे दे, और बच्चे गलती इसलिए कर देते हैं कि कोड गड़बड़, मान लिया पिंडार की जगह चला गया उसके दिमाग में धौली गंगा, मंदाकिनी है, तो सब नैरो चॉइस में, तो कोड याद रखिएगा। कोड कैसे याद रखिएगा कि पाक को बाद में DAB के साथ मारते हैं, पाकिस्तान को बाद में DAB के साथ मिलकर मारेंगे, लिख दो नोट, पाक को, पाकिस्तान को बाद में, अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खोजने लगना, पाकिस्तान को बाद में DAB के साथ मारेंगे। ठीक है, या DAB स्कूल में मारेंगे, लिख दो, तब याद रहेगा ना थोड़ा सा। DAB स्कूल में मारेंगे, कहां मारेंगे उसको, DAB स्कूल में मारेंगे। DAB स्कूल बहुत चर्चित स्कूल है, आर्य समाज का सबसे बड़ा देन शिक्षा में DAB स्कूल ही, ठीक है कि नहीं, तो याद रखिएगा। ठीक है, DAB स्कूल, DAB में मारेंगे, कहां मारेंगे उसको, DAB में मारेंगे। नेक्स्ट, अन्य बातों में नेक्स्ट में आ जाइए। अति महत्वपूर्ण है कि उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है, जबकि बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पेरियार नदी केरल में है। पेरियार नदी केरल में,
पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है, टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट, एक बताना चाह रहे थे, देखो स्लिप कर गया, जहां माही बता रहे थे कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा पठार कर्क रेखा से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है कि नहीं? तो उसमें मालवा का पठार आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश का रेंज कर्क रेखा में क्या है? अधिक है। अब मालवा का पठार का संबंध किससे है? किससे? मध्य प्रदेश से है। मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो एक कॉपी के ऊपर में लिख देना, मालवा का पठार का संबंध, मालवा के पठार का संबंध मालवा के पठार का संबंध मालवा के पठार का संबंध किससे है? मालवा के पठार का संबंध कर्क रेखा के सर्वाधिक विस्तार से है। कर्क रेखा के सर्वाधिक विस्तार से है। कर्क रेखा के सर्वाधिक विस्तार से है। सर्वाधिक विस्तार से, ठीक है? किससे है? सर्वाधिक विस्तार से है। नेक्स्ट, पेरियार नदी लिख लिए थे ना? कुंती पूजा, भरत पूजा, कुंती पूजा, भरत पूजा नदी, हाँ कुंती पूजा, भरत पूजा नदी, कुंती पूजा, भरत पूजा नदी कुंती पूजा, भरत पूजा नदी दक्षिण भारत के केरल से संबंधित है। दक्षिण भारत के केरल से संबंधित है। दक्षिण भारत के केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये तो लिख लिए थे ना, मांडवी और ज्वारी गोवा में बहती है, ये भी लिख देना, मांडवी और ज्वारी नदी, मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में बहती है, जबकि ध्यान रहे ध्यान रहे कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है? बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की या नदी से संबंधित संपूर्ण कक्षा क्या हो गई? सब संपन्न हो गई। कल से परसों से पढ़ रहे हैं नदी को, और एक लंबा अध्याय था नदी, जहां से बिहार के विशेष संदर्भ में भी मैंने पूरी जानकारी दी है, और 2 से 3 क्वेश्चन बिहार का पढ़ लिए हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन साथ में मैंने उसमें जलप्रपात बिहार का भी पढ़ा दिया है। विशेषकर हम जलप्रपात की जब बात कर रहे थे तो ककोलत, देखो कल शाम के सत्र में बिहार पुलिस में ककोलत जलप्रपात पूछ रहा था। मैं तो कहा भी हूं कि मुख्यमंत्री कहीं गए हो तो परीक्षा में पूछेगा ही। कल आप लोग को एक वीडियो भी मैंने बिहार पुलिस में जो पूछा था, और जो पढ़े होंगे तो लगभग सारे प्रश्नों बना सकते हैं। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है जिसका अध्ययन कक्षा में नहीं कराया गया हुआ है। हम तो बहुत विशाल स्तर पे करा देते हैं, ठीक है कि नहीं? एक ही चैप्टर से मैंने देखा हड़प्पा वगैरह में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कोई नदी के किनारे पूछे है, कोई राज्य के संदर्भ में पूछा है, कहीं कुछ विशेषता पूछा है, ठीक है कि नहीं? जैसे आपका धौलावीरा का विशेषता पूछा तो बताते भी हैं कि सूचना पट और सूचना पट जल प्रबंधन के कारण, और धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से
आपका जो है सो कालीबंगा राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिलते हैं वहां से। उसी तरह से आपके आजादी के बाद जो पहला स्थल खोजा गया था रोपर, और रोपर कहाँ है, पंजाब में। तो एक एक साथ कई कई क्वेश्चन जो बीच में बोलते रहते हैं कई बार, उसको ऐसे ही याद करके रखिए, ठीक है कि नहीं। वो तो जब पढ़ते हैं तब तो पढ़ाई होती ही है, लेकिन जो बेसिक है उस पर तो नजर रहनी ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करंट की कक्षा, करंट और मिसलेनियस में हम लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए टेक रेस्ट, थैंक यू। आज आपका रिवर सिस्टम भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना याद करके रखें। तुम अपना ये नकली किताब पकड़ो, एक कंप्लीट नकली किताब है ये, इसमें कई चीज उड़ा दिया है। ठीक है।